जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यानी क्यों करी भारत में F-35 ने इमरजेंसी लैंडिंग। दसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने पाकिस्तान के रफाल वाले प्रोपेगेंडा को किया बस्ट। इसराइल ने ईरान के 80 से अधिक पोजीशंस को किया टारगेट। इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत के ऑपरेशन सिंदूर की टैक्टिक्स एक बार फिर से चर्चा में। और जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश करी नाकाम। भारत के त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूके रॉयल नेवी के F-35B फाइटर जेट को एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। और जिस F-35 ने त्रिवेंद्रपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करी है तो वो यूके रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का हिस्सा है, जो कि अरेबियन सी की डिप्लॉयमेंट पर था। और भारत में F-35 की लैंडिंग को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया कि वे इस लैंडिंग से पूरी तरह से अवेयर हैं और फ्लाइट सेफ्टी रीजंस के कारण ही इस एयरक्राफ्ट को भारत में उतरने की सुविधा प्रदान की गई है। और ये पूरी तरह से एक सामान्य घटना है। बाकी उनको सभी तरह की सहायता दी जा रही है और भारतीय वायुसेना सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के इस F-35 फाइटर जेट को लो फ्यूल और रफ सी कंडीशंस के चलते ही ये इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इस एयरक्राफ्ट ने ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी थी, जो कि भारतीय तट से लगभग 100 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था। और बाकी एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इस एयरक्राफ्ट की सेफ लैंडिंग के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। बाकी इस एयरक्राफ्ट की भारत में रिफ्यूलिंग कंप्लीट हो चुकी है और इंडियन अथॉरिटीज से परमिशन मिलने के बाद ये यहाँ से उड़ान भरेगा। और इस जेट ने कल रात को करीब 9:30 बजे यहाँ पे सेफली लैंड किया था। और आपको ये भी स्पष्ट कर दे कि 11 जून को यूके नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ नॉर्थ अरेबियन सी में पास 6 एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था। बाकी इसके अलावा इस महीने के अंत तक SCO की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में शामिल होने के लिए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह चीन के ऑफिशियल विजिट पर जा सकते हैं। आप सभी इस बात से अच्छी तरह से अवेयर होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान और चीन द्वारा रन किए जाने वाले इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत का रफाल फाइटर भी उनके वन ऑफ द मेन टारगेट में से एक था, जिसमें पाकिस्तान बिना किसी एविडेंस के क्लेम कर रहा था कि उनके फाइटर्स ने भारत के कम से कम 3 रफाल फाइटर जेट्स को शॉट डाउन किया है। हालांकि पाकिस्तान के रफाल को शॉट डाउन किए जाने के जो आंकड़े हैं वो हर दिन चेंज होते हुए भी दिख रहे थे। कभी वो 3 कहते थे, कभी वो 6 कहते थे, कभी 5 कहते थे। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान ने जो अधिकतर जेट्स गिराए हैं वो सभी सोशल मीडिया पर है। पर खैर, इन्हीं सब प्रोपेगेंडा के बीच अभी हाल ही में फ्रेंच मैगजीन चैलेंजेस ने दसॉल्ट एविएशन के सीईओ के साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था। और इस इंटरव्यू के दौरान जब दसॉल्ट एविएशन के सीईओ से प्रश्न पूछा गया कि मई की शुरुआत में पाकिस्तान के साथ जो एरियल बैटल हुई थी तो उसमें भारत के कम से कम एक रफाल फाइटर जेट के लॉस हो जाने से डिफेंस सर्कल्स में सवाल उठने लगे, तो क्या रफाल अपने लिमिट तक पहुंच गया है। तो इस प्रश्न के उत्तर में दसॉल्ट एविएशन के सीईओ का ये कहना था कि भारत ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है और इसलिए हमें ठीक से नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। हम पहले से ही जानते हैं कि पाकिस्तान जो ये दावा कर रहा है कि उसने 3 रफाल जेट्स को शॉट डाउन किया है तो वो दावा इनएक्यूरेट है। और इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि जब आप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं और आप एक मिशन को अंजाम दे रहे होते हैं तो मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं होती है कि आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ है, बल्कि वो इस पर निर्भर करती है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया है या नहीं। हम देखेंगे कि नुकसान हुआ है या नहीं और क्या युद्ध के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं। बाकी उनका यह भी कहना था कि जब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी तो कुछ लोगों को बेहद ही ज़्यादा सरप्राइज हो सकता है। और रफाल के लॉस को लेकर इस पूरे इंटरव्यू में केवल इतनी ही बात की गई है, पर फिर भी इस पूरे इंटरव्यू को अलग ही तरह के नैरेटिव के साथ दिखाया जा रहा है, जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि दसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने स्वीकार किया है कि भारत ने कम से कम एक रफाल खोया है। जबकि सच्चाई यह है कि इंटरव्यू लेने वाले का ये प्रश्न था कि भारत ने एक रफाल खोया है और इसे डिफेंस सर्किल में प्रश्न उठ रहे हैं। तो इसके उत्तर में दसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले पर भारत ने कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया है और उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या हुआ है। और उनका यह कहना था कि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान जो 3 रफाल को शॉट डाउन किए जाने का दावा कर रहा है तो वो इनएक्यूरेट है। बाकी दसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने इस इंटरव्यू के दौरान रफाल फाइटर जेट को F-35 से बेटर बताया है और सारे चाइनीज एयरक्राफ्ट जो कि मार्केट में मौजूद हैं तो उनसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। और ये फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस और वो सभी देश जिन्होंने इस एयरक्राफ्ट को खरीदा है तो उनके रिक्वायरमेंट को बहुत ही परफेक्टली पूरा करता है। इसराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट जारी है। एक तरफ जहां इसराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया है कि उनकी स्ट्राइक में जो मेन टारगेट्स थे वो थे ईरान के मिलिट्री कमांडर्स, उनके न्यूक्लियर साइट्स, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट। जबकि इसराइल के मुताबिक ईरान ने इसराइल में घरों को, स्कूल्स को, सिविलियंस को मुख्य रूप से टारगेट किया है। और इसराइल डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि तेहरान में टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की जो एक्सटेंसिव सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसराइल के टारगेट में ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स, SPND न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स और कुछ एडिशनल टारगेट्स शामिल थे।
जो कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन ऑब्टेन करने के प्रयासों में मदद कर रहे थे। एक तरफ जहां ईरान की तरफ से इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए गए, वहीं इसराइल की मिलिट्री का कहना है कि उन्होंने भी ईरान की राजधानी तेहरान में करीब 80 से अधिक पोजीशंस को टारगेट किया है और दोनों देशों के बीच के इस इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट को आज तीसरा दिन हो चुका है। और एक तरफ जहां इसराइल की कल रात वाली स्ट्राइक्स को लेकर यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया है कि ईरान में हुए इस हमले के साथ अमेरिका का कुछ भी लेना देना नहीं है और अगर ईरान ने हम पर किसी भी तरह से किसी भी शेप में और किसी भी फॉर्म पर हमला किया तो यूएस की आर्म्ड फोर्सेस फुल स्ट्रेंथ के साथ भी जवाब देगी और हम ऐसे लेवल्स पर आ जाएंगे जैसा कि आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। हालांकि इसके साथ यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान और इसराइल के बीच डील को आसानी से कराने की बात भी कही है इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त कराने के लिए। और जबकि ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि उनके पास ऐसे सॉलिड प्रूफ हैं कि इसराइल के हमले में यूएस फोर्सेस ने भी अपना फुल सपोर्ट दिया है। और एक बार फिर से यूएस प्रेसिडेंट ने अपने आप को क्रेडिट देते हुए एक पोस्ट करी है जिस पर उन्होंने ये लिखा है कि ईरान और इसराइल को डील करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच कराई थी, ट्रेड का इस्तेमाल करके। और इसके अलावा ईरान द्वारा इसराइल पर हमला किए जाने से पहले ही इसराइल के एयरफोर्सेस ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय किया था। और जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रात को ईरान के एयर स्ट्राइक्स में इसराइल की सिटी बैटयाम को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा है, जहाँ पे सिविलियन एरियाज बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। और जबकि बैटयाम से ही इसराइली ऑफिशियल की तरफ से क्लियरली कहा गया है कि इसराइल में गिरने वाली हर एक बिल्डिंग के बदले ईरान में 100 बिल्डिंग्स गिरेंगी। एक पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है अहमद नूरानी, तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है कि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम, जिसे भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बेटर कहा जाता है, और ईरान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने ईरान की कई सारी मिसाइल्स को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है, लेकिन फिर भी ईरान की कुछ ऐसी मिसाइल्स थी जिन्होंने अपने टारगेट्स को हिट कर दिया। तो अब प्रश्न ये आता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान की एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन भारत के मेन लैंड पर अपने मेन टारगेट तक कभी पहुंच ही नहीं पाया, और कैसे भारत के S-400 सिस्टम ने सभी को शॉट डाउन कर दिया। और पाकिस्तान चाहे कितने भी दावे करे कि उसने भारत में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है, लेकिन सच तो यह है कि उन दावों को साबित करने के लिए या फिर भारत में होने वाले किसी भी डिस्ट्रक्शन की पिक्चर, कोई भी एविडेंस, कोई भी वीडियो पाकिस्तान ने कहीं भी शेयर नहीं करी है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि भारत ने पाकिस्तान की सारी मिसाइल्स, सारे ड्रोन्स को उनके मेन टारगेट्स तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो फिर डिस्ट्रक्शन के एविडेंस आएंगे कहाँ से जब डिस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाया तो। जबकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मचाई, तो उसके सबूत तो भारत ऑलरेडी कब का दे चुका है। और बाकी पाकिस्तान की मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने में केवल S-400 की भूमिका नहीं थी, बल्कि भारत के अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स ने जो एक साथ मिलकर काम किया है, ये उसका खास तौर पर नतीजा था। बाकी वो बात अलग है कि पाकिस्तान की सरकार अपनी जाहिल जनता का ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो गई है कि भाई उन्होंने तो भारत के साथ युद्ध जीत लिया है। बाकी पाकिस्तान की काबिलियत की क्या ही बात करें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो ये क्लेम करते हुए दिखे कि पाकिस्तान ने ईरान को इसराइल के हमले से पहले पूरी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी थी, पूरा कवर प्रोवाइड किया था और ईरान को अलर्ट किया था। वो बात अलग है कि वो जो इंटेलिजेंस थी वो ईरान के सपोर्ट में थी या उसके खिलाफ थी, तो ये एक अच्छा प्रश्न है पूछने लायक। और इंटेलिजेंस देने की बात भी वो देश कर रहा है जो देश 22 अप्रैल से ही इस बात की तैयारी कर रहा था कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। और 22 अप्रैल से तैयारी के बावजूद भी जब 7 मई को भारत ने सच में जवाबी कार्रवाई करी, तो कार्रवाई होने के बाद इनको मालूम पड़ा कि भाई ऐसा हो गया है। बाकी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस हमेशा गड़बड़ इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि इनका दिमाग घुटनों में है या फिर घुटनों से थोड़ा सा ऊपर है। आज रविवार को इजराइल की मिलिट्री ने ईरान को वार्न किया है कि वो अपने मिलिट्री वेपन्स प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को तुरंत ही खाली कर दें, जिसे ईरान पर इजराइल की अपकमिंग नई स्ट्राइक्स के लिए संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बाकी एक अपडेट सामने आया है जम्मू कश्मीर से, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजौरी में LOC के साथ भारतीय ट्रूप्स ने पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम किया है। हालांकि फिलहाल अभी इस मामले पर भारतीय सेना की तरफ से ऑफिशियल कमेंट आने का इंतजार है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिंगल मैन अजय सिंह चौधरी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अजय सिंह जसरोटिया वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज ही का वो दिन है जब 2020 में चाइनीज़ PLA के साथ गलवान में एक हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जिसमें हमारे कर्नल बी संतोष बाबू के साथ टोटल 20 वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आज के दिन 1948 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस हवलदार दीप्ति लाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कर्नल बी संतोष बाबू आर्मी की किस रेजिमेंट से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिजाइन्स को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।